हेलो एवरीवन। इस पार्ट से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री की, हमारे देश का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पार्लियामेंट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर हमारे मेजरली 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। हमें जो हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद, उसकी आवश्यकता क्यों है। किसी भी देश, जो लोकतांत्रिक देश होता है, उसको पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पहले तो। क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए लोकतांत्रिक देश है तो उसके अंदर रहने वाले लोग, जो हमने पढ़ा है कि संविधान उनको अधिकार देता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है। और यदि उन संविधान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर संशोधन करना बाकी है तो वो पार्लियामेंट के द्वारा किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाते हैं लोगों के लिए, जैसे संविधान के अंदर नियम और कानून होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, बेसिक दिशा निर्देश होते हैं। वैसे ही पार्लियामेंट भी लोगों के लिए, जो सरकार होती है, सत्ता में जो सरकार होती है, जिसके पास पावर होती है, तो वो कानून बनाती है। लॉ मेकिंग बॉडी जिसे बोलते हैं हम, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे देश के विभिन्न मुद्दे जो हैं वो शेयर किए जाते हैं, वो उनके ऊपर बातचीत की जाती है, चर्चा की जाती है। और इन्हीं विभिन्न मुद्दों के आधार पर ही देश के अंदर कानून बनाए जाते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करेंगे अभी। वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्स और बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड बीइंग ए डेमोक्रेसी। सो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक देश है। एक कोई भी डेमोक्रेटिक देश है, उसमें जो पार्लियामेंट होता है उसमें उसका अहम योगदान रहता है। Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and need for all democratic governments to have the consent for their citizens। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोसेस में, एक गवर्नमेंट की जो प्रक्रियाएं होती है उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, और जो वो निर्णय लेते हैं उसके अंदर हमारी क्या भूमिका रहती है। और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं इस डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी नागरिकों के हित में लेकर के उनके निर्णय होते हैं, उनके जो कॉन्सेंट होते हैं, जो उनके हित हैं, जो उनके उनको विचार में रख करके डिसीजन लिए जाते हैं। सो इन दिस इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी एंड इट इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो एलिमेंट्स है वो डेमोक्रेसी को बनाते हैं, और ये सभी एलिमेंट्स जो है वो पार्लियामेंट में अच्छे से व्यक्त किए गए हैं। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ पार्लियामेंट enables द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे जो पार्लियामेंट, हमारे देश की संसद है, वो हमारे देश के नागरिकों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार देती है, जो सरकार होती है उसके अंदर। और डिसीजन मेकिंग में, मतलब निर्णय लेने में कितना योगदान रहता है हमारे देश के नागरिकों का, हमारे देश के पार्लियामेंट का, और क्या कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड थस इट मेकिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमारा एक बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सिंबल है हमारी भारतीय लोकतांत्रिक जो नीति है उसके अंदर, लोकतांत्रिक जो देश हमारा। एंड की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट जो हम पढ़ चुके हैं, की फीचर भी है। हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस किया था कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सबसे जो सेकंड फीचर था, फर्स्ट फीचर जो था वो फेडरलिज्म था, सेकंड था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे देश की जो सरकारें हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में है, विच मीन्स सदन जो है हमारे देश के, उसके अंदर अलग अलग तरीके से जो है कैंडिडेट को चुना जाता है। ठीक है, जैसे राज्य सरकार है या फिर जो केंद्र सरकार है, उसके अंदर अलग अलग तरीक़ों से सरकार का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई शुड पीपल डिसाइड। कि लोग क्यों डिसाइड करते हैं, मतलब लोगों को ही अधिकार होता है कि जो आम लोग हैं, जो जनरल सिटीजन्स हैं किसी भी देश के, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि इस देश के अंदर क्या निर्णय लेने चाहिए। इसके अलावा क्या उसके अंदर पॉलिसीज़ है ऐड की जाती हैं उनके हितों के लिए,
वो सभी चीज़ें लोगों के निर्णय के ऊपर निर्भर करती हैं। निर्णय कैसे होता है उनका? सरकार को चुन करके। सो इन इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 1947। तो हमें पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated। और इसको आगे ले जाते हुए इस संघर्ष को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था, जिसके अंदर बहुत सी ज़्यादा सेक्शन अलग अलग तबकों ने हिस्सा लिया हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए। People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality, participation in decision making। तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने, सिटीजन्स ने देश को आज़ाद करवाने के लिए उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा वो उन आइडियाज़ से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, प्रभावित हुए, ठीक है, जो हमारे देश के क्रांतिकारी लोगों ने दिए हैं। इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, समानता और जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग के अंदर, निर्णय लेने के अंदर जो हमारी हिस्सेदारी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे देश के लिए। So under colonial rule, the people had lived in fear of British government and did not agree with many of decisions they took। तो कॉलोनियल रूल मीन्स ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमारे देश के लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरते थे और उनके जो डिसीजंस थे वो उनसे एग्री नहीं होते थे, सहमत नहीं होते थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज देयर डिसीजंस। अगर वो उनके डिसीजंस, उनके निर्णयों को क्रिटिसाइज़ करते, आलोचना करते, तो उनको उनके गुस्से का सामना करना पड़ता, ठीक है। वो इस खतरे में रहते कि भाई अगर हम उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे, तो उनके बारे में कुछ बुरा भला कहेंगे, तो वो हमारे लिए खतरनाक होगा। वो क्रिटिसाइज़ करने में हिचकते थे। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। लेकिन जब आंदोलन स्टार्ट हुआ, जब स्वतंत्रता का आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो ये सिचुएशन, ये स्थिति बदल गई, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ कि भी बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो मॉडरेट लीडर्स हैं, ठीक है। मॉडरेट मीन्स जो जैसे जो अहिंसा करके देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, अहिंसा के माध्यम से, या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो क्रांति के माध्यम से जो देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। तो इन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बारे में भी हम आगे और पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो नेशनल मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, तो इसमें सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। द नेशनलिस्ट बिगेन ओपनली टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने खुले तौर पर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसकी जो नीतियाँ उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसकी आलोचना करनी स्टार्ट कर दी और अपनी जो डिमांड है वो उनके सामने रखना शुरू कर दी। So, as far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in legislature with a right to discuss the budget and ask questions। तो 1885 में जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि भी सरकार के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए और उनको राइट होना चाहिए, उसके अंदर अधिकार होना चाहिए कि जो बजट आता है देश के लिए, ठीक है, उसके बारे में उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करने के ऊपर उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए। और 1885 के अंदर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और उसी टाइम से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि भाई जो हमारे भी इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, चुने हुए सदस्य होने चाहिए इसके विधानसभा के अंदर, जो इनके पास अधिकार हो बजट और क्वेश्चनिंग के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन करने का अधिकार हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया 1909, जिसके अंतर्गत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्वेश्चनिंग करने का अधिकार दिया गया। While these early legislatures under the British government were in response to growing demands of nationalists। लेकिन जब ये अर्ली लेजिस्लेचर मतलब जब उनको अधिकार दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, तो इसका रिस्पांस क्या रहा कि उनकी जो डिमांड थी, हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनकी डिमांड्स जो थी वो बढ़ रही थी। एंड दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल अडल्ट्स टू वोट। और उन्होंने सभी अडल्ट्स को, मतलब जितने भी वयस्क थे, जितने भी बड़े लोग थे, उनके लिए वोट देने का अधिकार नहीं रखा। एंड नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग।
और ना ही हमारी आम जनता, जो हमारे सिटीजन्स थे देश के, वो निर्णय लेने में, जो हमारे देश के निर्णय होते महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते किसी भी देश के, तो उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डिसीजन मेकिंग में कितना बड़ा योगदान रहता है सिटीजन्स का। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1885 में भी डिसीजन मेकिंग के अंदर ही अपना जो सबसे बड़ा फोकस वो रखा, सबसे बड़ा केंद्र जो था उनका, सरकार के अंदर जो हिस्सेदारी थी, उसमें जो निर्णय होते हैं उसमें उनका योगदान ज़रूर होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो उसी के साथ चलती रही। तो आगे देखते हैं। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as participation of different people in struggle for freedom left little doubt in the minds of nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. तो हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया है कि जब कॉलोनियल रूल था, जब भारत के अंदर ब्रिटिश राज था, तो उसमें लोगों के पार्टिसिपेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, जब हमारे लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने ब्रिटिश राज को एक्सपीरियंस किया था, उसको अनुभव किया था, तो हमारे देश के लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर जो सरकार के निर्णय जो हैं वो कैसे लिए जाते हैं, क्या भूमिका रहती है लोगों की, उसके बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो इसी के लिए पार्टिसिपेशन को लेकर के ही हमारे देश के अलग अलग नेताओं ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं उन्होंने संघर्ष किया, और फिर भी फ्रीडम को लेकर के उनके मन में छोटा सा डाउट रह गया कि भी इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट दैट आल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस। भी हमारे नेशनलिस्ट के मन में ये क्वेश्चन था, ये एक छोटा सा डाउट था, क्या कभी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, उनकी क्या कभी हिस्सेदारी रहेगी कि डिसीजन लेने की, मतलब सरकार के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर क्या हमारे देश के लोग कभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये उनके मन में डाउट था। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ फ्री कंट्री। और हमारे, जैसे कि हमारे देश का इंडिपेंडेंस, मतलब जैसे हमारे देश को आज़ादी मिल रही थी, तो हम एक फ्री कंट्री के रूप में जो है, फ्री कंट्री के जो नागरिक हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में उभरने वाले थे। ठीक है, हमारे देश के सामने नई चुनौतियाँ आने वाली थी, नए नियम लागू करने थे हमें। सो दिस डिड नॉट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू वट इट फेल्ट लाइक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करे जो उसको अच्छा लगे। ठीक है, हमारे देश के लोगों ने विचार विमर्श करके जो है हमारे देश का जो संविधान है उसको तैयार किया है, जिससे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि सभी देश के नागरिकों, सभी राज्यों के या फिर जितने भी लोग रहते हैं हमारे देश के अंदर, उसके अंदर जितने भी राइट्स आते हैं, बेसिक जो राइट्स हैं, तो वो सभी लोगों को दिए गए। और सिटीजन्स के हित क्या हैं, नागरिकों के क्या हित है, उसको ध्यान में रख करके सरकार ने निर्णय लिए। इट मीन दैट अ गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड्स। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको संवेदनशील होना पड़ा, लोगों की क्या डिमांड है, क्या आवश्यकताएं हैं उनके प्रति। द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज। तो जो डिमांड थी, जो एस्पिरेशंस थी, जो आकांक्षाएं थी, जो इच्छा थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई थी, वो भारतीय संविधान के अंदर जो है वो ऐड की गई। तो उसने कॉन्क्रीट बनाया, दृढ़ बनाया भारतीय संविधान को। ठीक है, एंड लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और उसी के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो अधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि सभी देश के लोगों को, देश के सभी लोगों को जो वोट देने का अधिकार है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की एज है वो वोट दे सकता है। दैट ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैव राइट टू वोट। तो इस पार्ट में इतना ही, बाकी हम जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।